हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? माई सेल्फ जयंद्र चौधरी एंड आई वेलकम यू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ बंसल क्लासेज ओडिशा। सो जैसे हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो उसी में कल हमने ये सब डिस्कस कर लिया था कि पाथ डिफरेंस क्या होता है, दो वेव्स के बीच में डिफरेंस, वो भी पाथ का, और वो अगर n लैम्डा के बराबर हो यानी कि 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा सम लाइक दैट, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और अगर वो 2n+1 लैम्डा बाई 2 के बराबर हो यानी कि 0.5 लैम्डा 1.5 लैम्डा 2.5 लैम्डा, तो वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। सो एक क्वेश्चन है आपके लिए, S1 and S2 are two coherent sources of frequency f each। दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है तो दोनों कोहेरेंट सोर्स हैं। तो यहाँ पर P पॉइंट पर जो फेज डिफरेंस होगा वो टाइम का फंक्शन नहीं होगा, और यही चाहिए हमें, वो सिर्फ पाथ का फंक्शन होना चाहिए। θ1 एंड θ2 आर 0 डिग्री, इसका मतलब इनिशियली कोई फेज डिफरेंस उनमें नहीं है, तो वो समस्या भी गई। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो दैट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट P, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए क्या होना चाहिए P पॉइंट पे? तो देखो, एक तो S1 से वेव जाएगी, कितना मीटर चली? 3 मीटर, और एक जाएगी S2 से, ये कितना चलेगी? 5 मीटर। तो यहां पर पार्ट डिफरेंस आया डेल्टा एक्स इज 5 माइनस 3 यानी कि 2 मीटर। और अब ये पार्ट डिफरेंस बताएगा हमें कि वहां पर है कि नहीं, क्या कंस्ट्रक्टिव या फिर डिस्ट्रक्टिव। तो अगर पार्ट डिफरेंस 2 मीटर आपका n लेमडा के बराबर हो, n लेमडा, तो आपको मिलेगा वहां पर कंस्ट्रक्टिव। तो लेमडा कितना आ गया इस हिसाब से? 2/n। और हम ये भी जानते हैं कि वेलोसिटी और लैम्डा में क्या रिलेशन होता है? वेव की वेलोसिटी v इज f लैम्डा। सो वेलोसिटी इज गिवन 330 इज इक्वल टू f, और लैम्डा हम निकाल चुके हैं 2/n। तो यहाँ से मुझे सिंपली फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 330/2 यानी कि 115 नहीं 165 इंटू एन। अब आप एन की वैल्यू पुट करते जाएं और इसे सॉल्व करते जाएं। एन का वैल्यू आप डिफरेंट डिफरेंट पुट करके फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप डिस्ट्रक्टिव के लिए भी फाइंड कर सकते हैं, आई होप। चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइट फ्रॉम टू सोर्सेज एंड ईच एट सेम फ्रीक्वेंसी, मतलब दोनों कोहेरेंट है, ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन बट विद इंटेंसिटी इन द रेशियो 4:1। दोनों की इंटेंसिटी का रेशियो क्या है? 4:1। फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी। अब दो वेव चल रही हैं, एक की इंटेंसिटी I1 दी हुई है, I1 अपॉन I2 का रेशियो दिया हुआ है 4:1, मतलब 4/1। और आपको पूछा है कि जब ये वेव्स इंटरफेरेंस करेगी तो कहीं पर मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, कहीं पर मिनिमम इंटेंसिटी होगी, तो उनका रेशियो क्या होगा? तो वो रेशियो ये होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी अपॉन मिनिमम इंटेंसिटी। और वो क्या होता है? तो मैक्सिमम होता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर अपॉन √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। सो आप यहाँ पर √I2 ऊपर नीचे से कॉमन लेके कैंसिल कर दें, तो अंदर बचेगा यहाँ पर √I1 अपॉन I2 प्लस 1 अपॉन √I1 अपॉन I2 माइनस 1 और होल स्क्वायर।
सो I1 अपॉन I2 इज 4:1, उसका रूट करेंगे तो 2, 2 + 1 3 अपॉन 2 - 1 यानी कि 1, इसका स्क्वायर 9:1। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो एक क्वेश्चन नहीं, अब चलते हैं आगे। वेव फ्रंट्स। लाइट के प्रोपोगेशन को एक्सप्लेन करने के लिए वेव फ्रंट्स का फिनोमेना आया। काफी इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, इससे आप लाइट के वेव नेचर को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं। जैसे मान लो किसी शांत पानी की झील में अगर आप बीच में कोई पत्थर मारें तो उसमें फिर इस प्रकार से सर्कुलर शेप में वेव्स जनरेट होती है और ये सारी वेव्स ट्रैवल करती है। ठीक है, वेव जनरेट होती रहेंगी और वो ऐसे ट्रैवल करती जाएंगी। अब सुनना ध्यान से, जैसे आप इसको हॉरिजॉन्टली देखोगे तो आपको ऐसे पीक्स नजर आएंगे इसमें, और ये आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बेसिकली डिस्टरबेंस है जो कि वेव वेलोसिटी से आगे बढ़ते रहेंगे। और जो ये पीक है इसमें जो यहाँ पर होना चाहिए पार्टिकल मेन पोजीशन पे, वो अभी यहाँ पर है यानी एक्सट्रीम पोजीशन पे। अब ये पीक केवल ऐसा था यानी सिंगल लाइन है, यहाँ पे ऐसा भी है। ये पीक पूरा एक सर्कुलर शेप में है, ऐसा है ना। इस प्रकार से जैसा ये वाला एक पीक है, तो ऐसे सर्कुलर शेप बन जाए इसमें। तो सारे पार्टिकल, इस पीक के सारे पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे हैं। इसका मतलब सबका फेज क्या है, सेम है। सबका फेज क्या है, सेम। तो इस आप क्रेस्ट कह लो चाहे इस डिस्टरबेंस कह लो, ये जो सेम फेज का एक क्रेस्ट बन रहा है उसको कहते हैं वेव फ्रंट। सो दिस इज वेव फ्रंट। अब ये सिर्फ पानी के केस में हमने एक्सप्लेन कर लिया कि वेव फ्रंट क्या है। वेव फ्रंट जिसका फेज सेम हो, वो सारे पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन जिनका फेज क्या हो, सेम हो, वो हो गया वेव फ्रंट। ऐसा ही कुछ लाइट के केस में होता है। तो लाइट भी एक डिस्टरबेंस है, और लाइट अगर सपोज पॉइंट सोर्स है, अगर कोई पॉइंट सोर्स है तो इसमें भी लाइट को एक्सप्लेन किया गया कि इससे वेव फ्रंट्स निकल रहे हैं, और ये वेव फ्रंट्स लाइट की स्पीड से चारों तरफ। अब यहां पर कैसे वेव फ्रंट होंगे पॉइंट सोर्स के लिए, स्फेरिकल। ठीक है, इस वेव फ्रंट के जितने भी पॉइंट होंगे सबका फेज क्या होगा, सेम होगा। फेज मतलब ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, जो भी आप कह रहे हैं। अब ये वेव फ्रंट चलते हैं वेव की वेलोसिटी से। पहली बात तो ये क्लियर करो, मतलब ये वेव फ्रंट किस वेलोसिटी से चलेंगे, लाइट की वेलोसिटी से। ये चारों तरफ चल रहे हैं। दूसरी बात, इस वेव फ्रंट का हर एक पार्टिकल जो अभी हम कह रहे हैं सेम फेज में है, ये पार्टिकल भी अब एक सोर्स की तरह बिहेव करता है। ध्यान रखना, वेव फ्रंट का हर एक पार्टिकल, अब यहाँ पर कोई पार्टिकल नहीं है बट हम अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ऑक्सीलेशन हो रहा है, इट मींस देयर इज अ पार्टिकल।
तो वेव फ्रंट का हर एक पार्टिकल सेम फेज में होता है, वो भी ऑक्सीलेट करता है। मतलब ये तो हो गया आपका सोर्स, और इसको कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट। मतलब ये सेकेंडरी सोर्स है, आप ऐसा समझे। तो ये अब अपने आगे इस प्रकार से क्या करेगा, वेव फ्रंट डेवलप करेगा। ये वाला अपने आगे इस प्रकार से वेव फ्रंट डेवलप करेगा। यहां वाला पार्टिकल जो है वो अपने आगे वेव फ्रंट डेवलप करेगा। यहां वाले पार्टिकल अपने आगे वेव फ्रंट्स ऐसे डेवलप करेंगे। तो इस प्रकार से लाइट एक तो सोर्स से निकलती है वेव फ्रंट की फॉर्म में, और उसके बाद वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट सेकेंडरी वेवलेट की तरह बिहेव करता है, और उससे भी लाइट आगे प्रोपोगेट होती है। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वेव फ्रंट के बारे में, वो देख लेते हैं। तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? पहला पॉइंट, लाइट ऑलवेज propagate perpendicular to wave front। काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि लाइट हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर ट्रेवल करेगी। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि अगर कोई पॉइंट सोर्स है, उसमें लाइट ऐसे ट्रेवल कर रही है, चारों तरफ जा रही है, तो आप इन लाइंस का परपेंडिकुलर यानी कि स्फेरिकल सरफेस बना लीजिए, वो इसका क्या हो जाएगा, वेव फ्रंट। तो इसमें ये वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट, ये हो गया वेव फ्रंट। उसके बाद अगर कोई एक लाइन सोर्स है, लाइन सोर्स में लाइट कुछ ऐसे निकलेगी, लाइक दिस। तो इसमें भी चारों तरफ जाएगी, बट 2D में। तो यहाँ पर वेव फ्रंट जो है इस प्रकार से लाइट, तो यहाँ पर वेव फ्रंट बन जाएगा आपका एक सिलेंडर, लाइक दिस। और हम इन्फिनिटी की बात करें या फिर सोर्स बहुत दूर हो आपसे, तो फिर लाइट कुछ ऐसे पैरेलल आती है, लाइक दिस। तो इसका वेव फ्रंट हो जाएगा, जब पैरेलल लाइट आएगी तो इसके परपेंडिकुलर यानी कि प्लेन सरफेस। तो ये एक वेव फ्रंट है और ये दूसरा वेव फ्रंट है। इस प्रकार से लाइट हमेशा इसके परपेंडिकुलर रहेगी, किसके, वेव फ्रंट के। तो आपको जब भी किसी का वेव फ्रंट निकालना हो, आप आराम से लाइट को देखें और फिर उसका परपेंडिकुलर सरफेस ड्रॉ करें। जैसे मान लो कि आपको जैसे ये रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये लाइट यहाँ गई, उसके बाद इधर चली गई, तो वेव फ्रंट्स बताओ कैसे ट्रेवल करेंगे। तो ये सिंगल लाइन है, तो इसका वेव फ्रंट हमेशा प्लेन होगा, जो कि इसके परपेंडिकुलर होगा। उसके बाद ऐसा, ठीक है। अच्छा, ये एक बात हुई। और भी जैसे मान लो कि कोई आपसे पूछे कि ये एक कॉन्वेक्स लेंस है और इस पे कुछ ऐसे वेव फ्रंट आ रहे हैं इस प्रकार से, तो आप बताओ कि आफ्टर ऑपरेशन या फिर इस कॉन्वेक्स लेंस से पास होने के बाद कैसा वेव फ्रंट बनेगा। तो ऐसा वेव फ्रंट आ रहा है, इसका मतलब लाइट कैसी आ रही है, इसकी परपेंडिकुलर, मतलब पैरेलल लाइट आ रही है, तभी उसका वेव फ्रंट ये बनेगा। और ये पैरेलल लाइट आएगी तो ये फोकस पे मीट करेगी। तो अब आप
इनका परपेंडिकुलर ले लें तो इसका परपेंडिकुलर यहाँ पे, इसका परपेंडिकुलर यहाँ पे, तो ये बन गया यहाँ पे वेव फ्रंट कुछ ऐसा। और उसके बाद जब यहाँ से लाइट आगे बढ़ जाएगी कुछ ऐसे, तो इसके बाद वेव फ्रंट्स कैसे हो जाएंगे, ऐसे। ये सारे 90 हैं, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू अनदर, सुनना ध्यान से, फ्रॉम वन वेव फ्रंट पहले क्लियर हो गया ना, लाइट वेव फ्रंट की फॉर्म में ट्रेवल करती है, ठीक है। लाइट के प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर सरफेस को हम वेव फ्रंट कहते हैं, और ऐसे एक्सप्लेन किया गया है। लाइट के वेव फ्रंट का हर एक पार्टिकल सेकेंडरी वेवलेट होता है, वो भी एक सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करता है, उससे भी सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट निकलती है। सो फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू अनदर वन वेव फ्रंट, light takes same time। अब ये थोड़ा सा ना, आप एक तो कंपेयर मत करो, सेम टाइम का मतलब क्या है, डोंट कंपेयर। सुनो ध्यान से, लाइट एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक जाने में हमेशा सेम टाइम लेगी, ये बात है। अब कैसे लेगी सेम टाइम, तो भैया देखो, जैसे मान लो यहां पर सोर्स है, ये एक वेव फ्रंट है और ये दूसरा वेव फ्रंट है। मैं इनकी बात कर रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कर रहा कि इनके बीच में जो टाइम लगेगा, इसके बीच में यहां से यहां तक सपोज टी टाइम लगा, तो ऐसा ही कोई एक ये वेव फ्रंट और इस वेव फ्रंट के बीच में टी लगेगा, नहीं, इसकी बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूं कि ये है वेव फ्रंट नंबर 1, ये है वेव फ्रंट नंबर 2। इसमें कोई भी लाइट रे जो है वो जब यहां से यहां जाएगी, या फिर कोई भी लाइट रे तो यहां से यहां जाएगी, इन दोनों को टाइम या इन सब को टाइम क्या लगेगा, सेम लगेगा। मतलब T1 इक्वल टू टी इक्वल टू T2, यूं कह रहा। अब ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि फेज ऑफ 1 इक्वल टू फेज ऑफ 2, तभी तो वो वेव फ्रंट हुए। ना 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 ना, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, दोनों का फेज सेम नहीं है, 1 और 2 का। 1 पे जो सारे पार्टिकल्स हैं उनका फेज सेम है। मतलब अगर मैं कहूं कि इस पॉइंट का फेज, ये जो सोर्स है सेकेंडरी वेवलेट, इसका फेज, चलिए इसको कुछ नाम दे देते हैं। क्या नाम दे दें, इसका फेज ले लेते हैं अपन, इस सरफेस को 1 कह देते हैं, सरफेस 1। तो इसका फेज भी होगा φ1, इसका फेज भी होगा φ1, दोनों का फेज क्या होगा, सेम। इसका फेज भी होगा φ2 और इसका फेज भी होगा φ2। मैं फेज कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा हूं, फाइ मतलब टोटल फेज। नाउ अगर दोनों का फेज सेम है, इसका मतलब क्या है कि ओमेगा T1 प्लस kx, इनिशियल फेज को अपन एक बार हटा लेते हैं। ये अगर आप देखेंगे यहां से लेके यहां तक फेज डिफरेंस, इसको कह देते हैं अपन डेल्टा एक्स, के डेल्टा एक्स। ये आया है पहला फेज डिफरेंस, डेल्टा फाइ। और ये बात अब समझाने की जरूरत मुझे नहीं है, ये सेल्फ अंडरस्टूड हो चुका है कि अगर 1 की हर एक सरफेस का फेज सेम है और 2 की हर एक पॉइंट का फेज सेम है, तो 1 से 2 जाने में टाइम क्या लगेगा, सेम लगेगा। व्हाट माय पॉइंट। तो डेल्टा फाइ इज
φ2 माइनस φ1 या φ1 माइनस φ2 कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली ओमेगा t2, मान लो यहाँ से यहाँ तक t2 टाइम लगा, प्लस कि डेल्टा एक्स इक्वल टू φ2 माइनस φ1, क्योंकि फेज तो सेम है। तो देखो यहाँ से k डेल्टा एक्स कैंसिल, ओमेगा t1 ओमेगा t2 बराबर। तो यहाँ से ये साबित भी हो जाता है कि t1 इज इक्वल टू t2। लेकिन इसकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? इसकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो कि अगर ऐसा हुआ, मान लो कि भैया यहां सोर्स था, लाइट ऐसे ट्रेवल कर रही थी, और एक वेव फ्रंट था ये वाला, और दूसरा वेव फ्रंट था ये वाला परपेंडिकुलर। और आपने कहा कि t1 t2 और t3 इन तीनों का टाइम क्या लगेगा, यहां से लेके यहां तक सेम लगेगा, मतलब t1 इक्वल टू t2 इक्वल टू t3, ये एस्टेब्लिश हो चुका है। अब मान लो कि यहां पर बीच में यहां पर कोई दूसरा मटेरियल होता या फिर दूसरा मीडियम होता, यहां पर कोई दूसरा मीडियम होता, तो भी क्या टाइम सेम लगता? तो हाँ, टाइम हमेशा क्या लगेगा, सेम। टाइम हमेशा सेम लगेगा। क्यों? तो अब ये तो एस्टेब्लिश है, टाइम सेम लगेगा। लेकिन यहां पर लाइट की वेलोसिटी, सपोज इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो लाइट की वेलोसिटी यहां पर हो चुकी है c बाई म्यू। लाइट की वेलोसिटी कम हो चुकी है, टाइम अब भी सेम है। तो सेम फेज पे पहुंचने के लिए लाइट की वेलोसिटी c बाई म्यू इंटू टाइम, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो x होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तभी ये वेव फ्रंट अब ऐसा ना हो के अब ये वेव फ्रंट छोटा हो जाएगा, वेव फ्रंट नजदीक आ जाएगा, टाइम अब भी क्या लगेगा, सेम लगेगा। मतलब समझो बात, टाइम क्या लगेगा, एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट सेम, हर एक रे को। बट अगर किसी रे का मीडियम अलग हो गया तो भी फेज तो वही आना है। सेम वेव फ्रंट का मतलब क्या है, वेव फ्रंट का मतलब क्या है, जिनका फेज सेम हो। अगर फेज वही आना है तो फिर वेव फ्रंट को नजदीक आना पड़ेगा, तो फिर वेव फ्रंट को नजदीक आना पड़ेगा, क्योंकि लाइट की वेलोसिटी उस मीडियम में कम हो चुकी है। ठीक है, अच्छा। तो ये दूसरा पॉइंट है इसका कि एक, चलिए ठीक, हम इसको और भी डिस्कस करेंगे जब हम नेक्स्ट लेक्चर में वेव फ्रंट्स की स्टडी करेंगे, रिफ्लेक्शन के लिए और रिफ्रैक्शन के लिए। अब जैसे मान लो कि ये दो मीडियम है, मीडियम 1 मीडियम 2, और लाइट इसमें ऐसे आ रही है,
दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। तो बेसिकली यहां पर कैसे फेजेस बनेंगे, तो कुछ ऐसे वेव फ्रंट्स बनेंगे। कुछ ऐसे, और ये लाइट अब रिफ्रैक्ट होके सपोज कुछ ऐसे चलेगी। मान लेते हैं दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। तो यहां पर इसका परपेंडिकुलर अगर आप देखेंगे इस लाइट का, तो ये अब परपेंडिकुलर है ये वाला। कुछ ऐसे, तो ये वेव फ्रंट्स हैं। ठीक है, तो यही मैं बताना चाह रहा था कि यहां पर वेव फ्रंट्स अब कुछ नजदीक आ जाएंगे, क्योंकि लाइट की वेलोसिटी कम हो चुकी है, तो वेव फ्रंट्स कुछ नजदीक आ जाएंगे। और अगर आप यहां पर निकालना चाहें कि क्या है, तो आप एक नहीं बल्कि दो रेज लें, एक रे यहां पर और लें जो इस वेव फ्रंट के एकदम नजदीक हो। तो ये दोनों रेज आ रही हैं और ये रे अभी यहां पर एंटर हुई है, बट उसका भी वेव फ्रंट ये है। तो ये हो गया आपका वेव फ्रंट 1 और ये हो गया वेव फ्रंट 2। और अब अगर आप यूज करते हैं कि दोनों वेव फ्रंट में दोनों लाइट को सेम टाइम लगेगा, देन यू विल गेट स्नेल्स लॉ। जैसे दिस एंगल इज आई, दिस इज 90 माइनस आई, दिस इज अगेन आई। ठीक है, दिस एंगल इज आर एंड ये दोनों के बीच की ये लेंथ है सपोज टी। कितनी लेंथ है? टी। तो मैं टी ले लेता हूं। ये एंगल आई है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? ये लेंथ हो जाएगी आपकी 10 आई। नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू साइन आई। यानी कि ये लेंथ आ चुकी है साइन आई इंटू हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को मैंने टी माना, तो टी इंटू साइन आई। या फिर हाइपोटेनियस को आप एच ही मान लो, कंफ्यूज नहीं होंगे। टाइम तो और भी कहीं यूज कर लेंगे। ये आ गई। और दूसरी ये लेंथ, ये एंगल आर है, ये 90 माइनस आर होगा। ठीक है, और ये वापस से आर होगा, ये वाला एंगल। तो यहां से भी आप देख सकते हैं कि साइन आर परपेंडिकुलर किसके बराबर होगा? एच साइन आर। ये वाला लेंथ एच साइन आर, और टाइम अब लगेगा दोनों को सेम। तो अगर मैं इस सेकंड वाली वेव की बात करूं, इसको कितना टाइम लगेगा? तो डिस्टेंस कितनी है? एच इंटू साइन आई। डिस्टेंस अपॉन लाइट की वेलोसिटी। लाइट यहां पर मीडियम 1 में है, मीडियम 1 में लाइट की वेलोसिटी कितनी होगी? c बाई म्यू 1। तो c बाई म्यू 1, ये टाइम लगेगा, और वो टाइम बराबर होगा इसके। तो इसमें टाइम कितना लगेगा? एच साइन आर, ये डिस्टेंस है, लाइट की वेलोसिटी c बाई म्यू 2। टाइम सेम लगेगा। दो फेज है, दो वेव फ्रंट है, उनके बीच में कोई भी रे जाएगी, उनको टाइम क्या लगेगा? सेम लगेगा। तो आप देख सकते हैं म्यू 1 साइन आई इक्वल टू म्यू 2 साइन आर। तो यहां से हमने ये एक्सप्लेन भी कर दिया कि
रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है? क्योंकि दूसरे मीडियम में लाइट की वेलोसिटी ज़्यादा थी या कम थी। ज़्यादा होगी तो वेव फ्रंट दूर दूर चले जाएंगे, कम होगी तो वेव फ्रंट नज़दीक आ जाएंगे, है ना। तो ऐसे आप स्नेल्स लॉ भी देख सकते हैं। ये वेव फ्रंट की बात थी। अब हम जो हमने देखा कि दो वेव जब इंटरफेरेंस करती है तो इंटरफेरेंस, पहली बात हमने देखा कोहेरेंट सोर्सेस का। बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं। कोहेरेंट सोर्स मतलब जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, ओमेगा दोनों का क्या हो, सेम। तो ही उनके बीच में एक अच्छा इंटरफेरेंस आपको नजर आएगा। अब ये इंटरफेरेंस सक्सीड करने के लिए, इसका पैटर्न देखने के लिए हमें कोहेरेंट सोर्स चाहिए थे। तो ये कोहेरेंट सोर्स डेवलप करने के लिए अलग अलग तरीके आए। YDSC आया, उसके बाद में न्यूटन्स रिंग आया, और आपका बाई कॉन्वेक्स लेंस, और भी बहुत सारी चीजें आई इसमें। ठीक है, तो वो सब चीजें भी हम पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं कि यंग साहब ने डबल स्लिट का यूज करके दो कोहेरेंट सोर्स बनाए। अब कोहेरेंट सोर्स, कईयों ने ऐसा सोचा कि दो सोर्स बनाने, दो बल्ब ले आओ फिलिप्स के 100 वाट, ये भी 100 वाट, बट दोनों की पावर वगैरह सब सेम है, कंपनी सेम है, बट ये दोनों कोहेरेंट कभी नहीं हो पाएंगे। इसमें हजारों फ्रीक्वेंसी होगी, इसमें भी हजारों फ्रीक्वेंसी होगी, नहीं ला सकते आप। दो अलग चीज होते ही फ्रीक्वेंसी में कुछ न कुछ डिफरेंस आ जाएगा। हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, 0% डिफरेंस चाहिए। तो सोर्स तो एक ही रखना पड़ेगा आपको। अब ऐसा यंग साहब ने किया। यंग साहब ने क्या किया कि एक सोर्स लिया। अब एक सोर्स है तो एक ही फ्रीक्वेंसी होगी, एक ही ओमेगा होगा, और इसके सामने उन्होंने एक इस प्रकार से कार्डबोर्ड रख दीजिए या फिर कुछ और रख दीजिए, और इस कार्डबोर्ड में उन्होंने बना लिए दो स्लिट्स, एक यहां और एक यहां। अब जैसा हम जानते हैं कि सोर्स से क्या निकलते हैं, वेव फ्रंट्स, तो इससे स्फेरिकल वेव फ्रंट्स निकलेंगे कुछ ऐसे। मैं पूरे स्फेरिकल नहीं बना रहा हूं, बट कुछ तो बना, लाइक दिस। तो ये जो वेव फ्रंट है, और उसके बाद हमने ये भी देखा कि हर एक वेव फ्रंट का पार्टिकल, हर एक पार्टिकल सेकेंडरी वेवलेट्स है। इसका मतलब ये जो स्लिट है, और स्लिट पे जो ये पार्टिकल है, ये अब सेकेंडरी वेवलेट हो चुका है, जो एस यानी प्राइमरी सोर्स की फ्रीक्वेंसी से ऑक्सीलेट कर रहा है। तो अब मेरा ये एक सोर्स हो गया जिसको मैं कहूंगा S1, और ये एक सोर्स हो गया जिसको कहूंगा S2, बाकी तो आगे नहीं आएंगे। तो अब ये मेरे पास दो सोर्स मिल चुके हैं, और ये इन दोनों के ऐसे वेव फ्रंट्स हैं, ऐसे S2 के होंगे। और अब ये जहां जहां जिस जिस पॉइंट्स पे ये मिल रहे हैं वेव फ्रंट्स, वहां पर क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद सामने रख दी एक स्क्रीन, और इस स्क्रीन पे दोनों वेव फ्रंट जहां मीट किए, जहां पर कंस्ट्रक्टिव हुआ, वहां पर व्हाइट लाइट बनी, या फिर मैक्सिमम इंटेंसिटी की लाइट बनी।
और जहाँ डिस्ट्रक्टिव हुआ वहां पर डार्क, तो इस पे कुछ डार्क की फ्रिंजेस मिली, इनको कहते हैं फ्रिंजेस, कुछ ऐसी। कुछ थिकनेस की ऐसी फ्रिंजेस मिली, ये डार्क डिस्ट्रक्टिव, फिर कंस्ट्रक्टिव आया बीच में, और फिर ये डिस्ट्रक्टिव, कुछ नीचे भी। अब ये क्योंकि स्लिट है तो स्लिट के आकार की बनेगी, इसका क्या शेप होगा वो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ऐसी ये क्या मिलती है आपको, फ्रिंजेस। तो इसका एक बहुत ही शानदार डायग्राम मेरे पास है, मैं दिखाता हूं आपको। तो ये देखिए, अब इसने थोड़ा अलग कर दिया, इसने कहा कि इंसिडेंट वेव्स ऐसे इन्फानाइट से आ रही है, सोर्स इन्फानाइट पे, तो यहाँ पर एक एस नोट करके एक सोर्स बन गया, क्योंकि ये इस वेव फ्रंट का एक पार्टिकल था। और अब इससे ऐसे वेव फ्रंट बनेंगे, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा छेद है, तो अब ये पॉइंट सोर्स हो गया। उसके बाद ये S2, ये स्लिट है, दिस इज स्लिट, और इसकी थिकनेस बहुत कम है, मतलब बहुत कम। दिस इज S1। तो ये दोनों भी अब सेकेंडरी वेवलेट यानी सोर्स बनेंगे, और इन दोनों से क्या है, इस प्रकार से ये आपके वेव फ्रंट डेवलप होंगे, इससे भी वेव फ्रंट डेवलप होंगे। और यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं बीच में सबसे मैक्सिमा, तो यहाँ पर व्हाइट, या फिर जैसे देखो रेड कलर की लाइट है, तो यहाँ पे मैक्सिमम रेड कलर नजर आएगा, और यहाँ ब्लैक नजर आएगा क्योंकि यहाँ मिनिमा है बीच में। तो यहाँ पर पार्ट डिफरेंस आपका n लैम्डा टाइप है, यहाँ पर 2n+1 λ/2 टाइप का है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से नजर आता है। आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हैं, मैं बताऊंगा कैसे करना है, या यूट्यूब पे देख लीजिए, आपको बहुत मिल जाएंगे ऐसे। खैर, अब बढ़ते हैं आगे कि यंग साहब की जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, या फिर उसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस हम कैसे करते हैं, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले ये सोर्स और ये आपकी ये स्लिट S1 और ये स्लिट S2, ठीक है। और ये है सपोज स्क्रीन। तो अब यहाँ से वेव फ्रंट निकलेंगे, या फिर अब हम वेव्स पे ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे। यहाँ से ये लाइट गई और यहाँ से ये लाइट गई, और मैं सबसे पहले मैं ये मान लेता हूँ कि ये सोर्स जो है इन दोनों के एकदम बीच में है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, and this distance is d। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में तो यहाँ तक तो कोई फेज डिफरेंस आया नहीं, क्योंकि पाथ डिफरेंस 0 है, दोनों वेव क्या सेम पाथ ट्रेवल की है। हाँ, उसके बाद अब ये एक सोर्स हो गया, ये दूसरा सोर्स हो गया। अब कोई जनरल पॉइंट ले लेते हैं P, कोई भी यहाँ पे पॉइंट ले लो P, उस पॉइंट पे देखते हैं। तो अब एक S1 से वेव कुछ P पे जाएगी, और एक वेव S2 से जाएगी P पे। सपोज P जो है वो Y है, एंड दिस इज D। तो अब यहाँ पर पाथ डिफरेंस देखिए, जब भी आप वेव ऑप्टिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको हमेशा पाथ डिफरेंस निकालना है, क्योंकि वो इनिशियल फेज को 0 मान के ही चलेगा। नहीं मान रहा है तो वो भी एक, चलो उसके भी क्वेश्चन करेंगे, बट यू हैव टू पिक आउट पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। पी पॉइंट पे पाथ डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि S2 से जो वेव आ रही है वो ज़्यादा चल रही है, तो S2P माइनस S1P, मतलब S2P जो लेंथ है उसमें से S1P लेंथ को घटा दो, ये पार्ट डिफरेंस होगा।
और सपोज ये डिस्टेंस है d, तो ये हो जाएगी d/2, ठीक है, और ये है कैपिटल D। तो अब आप S1P निकाल सकते हैं, S2P निकाल सकते हैं। S2P क्या हो जाएगा, y प्लस d/2 का होल स्क्वायर माइनस d स्क्वायर का रूट, यही होगा, दिस इज नहीं, प्लस d स्क्वायर माइनस S1P इज y माइनस d/2 का होल स्क्वायर प्लस d स्क्वायर का रूट। तो ये आपको पार्ट डिफरेंस मिल गया। और अगर ये पार्ट डिफरेंस n लैम्डा होता है तो P पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमा। और अगर ये 2n प्लस 1 λ/2 होता है तो क्या मिलेगा, मिनिमा। इस क्लियर। बट ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, अब मैं हमेशा ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है। मैं थोड़ा अपरेटस को इस प्रकार से सेट करूंगा कि S1 और S2 के बीच में D बहुत छोटा हो। केस ले लेते हैं ना, केस 1 कि D इज वेरी वेरी लार्ज देन स्मॉल d। मतलब ये कि ये तो है मीटर में और D है mm में, अगर D बहुत बड़ा है स्मॉल d से, तब अब चीजें कुछ अच्छी हो जाएंगी। कैसे, तो D तो ये था, ये S1 था, ये S2 था, और D बहुत छोटा है। D अगर बहुत छोटा है तो किसी P पॉइंट पे आप यूं मान के चलिए, आप अगर इसको छोटा कर लें, चलिए छोटा कर लेते हैं इसको, इस सोर्स को हम ऊपर ले जाते हैं। चलिए चलो 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 चलो, बस छोटा हो गया। तो P पॉइंट पे रेज मीट करेंगी कुछ ऐसे, और ये दोनों रेज ऐसा लग रहा है कि पैरेलल है। अगर स्मॉल d इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू कैपिटल D, तो हमें यही मानना है कि दोनों रेज कैसे जा रही है, पैरेलल। कैसे जा रही है, पैरेलल। अच्छा, तो पैरेलल का कंसेप्ट S1 S2, ये मिडल से जो लाइन जा रही है D, और ये स्क्रीन, अब यहां से मैं दो पैरेलल रेज ले लेता हूं, और ये मिडल से एक, इन दोनों की पैरेलल एक लाइन और, जहां पर P पॉइंट है, और सपोज दिस एंगल इज थीटा। P पॉइंट कहां पर है, Y पे, एंड दिस इज D, और ये सेंटर इन S1 और S2 के सेंटर से ये एंगल ले लिया मैंने थीटा। सो नाउ अगर P पॉइंट पे इंटरफेरेंस कराना है तो आपको पार्ट डिफरेंस निकालना पड़ेगा, यानी कि S2P माइनस S1P, this is part difference delta x, and this length is D। अब देखो, अगर मैं S1 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं S वाले, तो इसके आगे तो दोनों वेव सेम पाथ ट्रेवल करेगी, लेकिन इतना ज्यादा चल रही है कौन, जो S2 से चल रही है, तो इतना ज्यादा, तो यही पार्ट डिफरेंस हो जाएगा डेल्टा एक्स। कितना हो जाएगा, दिस एंगल इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस इज अगेन थीटा, दिस लेंथ इज d, तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, d साइन थीटा, d साइन थीटा। अब अगर d साइन थीटा n लैम्डा होता है तो कंस्ट्रक्टिव, और d साइन 2n प्लस 1 λ/2 होता है तो डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, तो अब वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन कैसा दिया है। अगर नेग्लेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, स्मॉल डी नहीं है, तो आपको पहले वाला फॉर्मूला यूज करना है।
और अगर आपको डेटा दे दिया जैसे कि भाई कैपिटल डी इज 1 मीटर एंड स्मॉल डी इज सपोज 1 सेंटीमीटर, तब भी आप यूज कर सकते हैं। सेंटीमीटर इज वेरी स्मॉल, तब भी आप डेल्टा एक्स को क्या लिख सकते हैं, डी साइन थीटा। ठीक है, और इससे आप पार्ट डिफरेंस निकाल सकते हैं। पार्ट डिफरेंस निकाल के आप आराम से वहां पर मैक्सिमम बनेगा मिनिमम बनेगा वो आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।